रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, जैसे आपको जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें क्या कहा गया था, अभी डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब की बात हो रही है भाई, क्यूब का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है dv बाई dt वो कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन। पूछा क्या गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ये आपसे पूछा गया। तो जिसका रेट ऑफ चेंज पूछा गया है पहले उसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो इशिता त्रिपाठी आपसे पूछा जा रहा है क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, बोलना नहीं भाई बीच में, क्यूब का सरफेस एरिया बेटा, वाह हाँ, क्यूब का अगर साइड को हमने a से डिनोट कर लिया है, या साइड को अगर मैं x से डिनोट करता हूँ, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब अगर x सेंटीमीटर से डिनोट किया मैंने, तो जो सरफेस एरिया है वो 6x स्क्वायर है। बिल्कुल ठीक बताया भाई, गुड। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है बच्चों, 6x स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो ठीक है, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी और डी टी ऑफ 6x स्क्वायर, 6 इज अ कांस्टेंट, डी और डी टी ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा भाई, 2x इंटू dx बाई डी टी, यही आएगा ना, 2x इंटू dx बाई डी टी। चेन रूल अप्लाई किया, 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी और डी टी ऑफ x भी लिखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि भाई जो ds बाई dt है, ds बाई dt वो है हमारा 12x dx बाई dt, ये आया। अब कब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बताना है, जब x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू मैंने दिया था 12 सेंटीमीटर साइड ऑफ द क्यूब जो है, तब जब x कितना है 12 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। तो x तो पता है मुझे, बट मुझे dx बाई dt नहीं दिया इन्होंने, dx बाई dt इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है कि क्यूब का जो साइड है उसका रेट ऑफ इंक्रीज नहीं दिया, क्या दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसलिए दिया गया होगा कि उसको यूज करते हुए रेट ऑफ चेंज ऑफ x हमें पता चल जाए। क्या दिया भाई, वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है x क्यूब, ये फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो फंस जाएगा। और बच्चों अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो dv बाई dt क्या आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt आ जाएगा। ठीक बात है बच्चों, dv बाई dt कितना हो जाएगा, d और dt ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, और यहां से dx बाई dt कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि dv बाई dt इज गिवन। dv बाई dt कितना दिया भाई, 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो यहां से dx बाई dt पता चल गया, तो कितना आ गया 8 अपॉन 3x स्क्वायर, dx बाई dt कितना आ गया 8 अपॉन 3x स्क्वायर, और यहां मैं रख सकता हूं 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। फाइनली ये कितना आ गया भाई 32 अपॉन x आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना आ गया 32 अपॉन x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन x इज इक्वल टू 12 दिया था ना, x इज इक्वल टू कितना दिया, हाँ 12। सो ds बाई dt व्हेन x इज इक्वल टू 12 क्या आ गया भाई 32 अपॉन 12, और यूनिट क्या लिखोगे, ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जैसे वॉल्यूम का क्या था सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करता है dv बाई। तो ये आपका भाई 32 अपॉन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया, 8 बाई 3 लिख सकते थे, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पता चल गया व्हेन द साइड ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। गॉट इट, बेसिक चीजें समझ में आ गई भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मैं दे रहा हूं भाई, लिखो। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं भाई, आसान सी चीजें होती हैं, अगर आपने बेसिक चीजें फार्मूला पता है और डिफरेंशिएशन आता है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, पेज नंबर 198 में क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. 5 मीटर लॉन्ग एक लैडर है बच्चों, ये वॉल है, ये वॉल है और एक लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये वॉल। अच्छा, अब क्या दिया गया, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। देखो ये बॉटम है, इसको पुल किया जा रहा है इधर की तरफ भाई, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल अगेंस्ट, इस तरफ आपने पुल किया। और फिर जो है अगर आपने देखो ये क्या करते हैं, अभी ये पोजीशन है, ये मैंने x ले लिया, ये y ले लिया, तो ये l है, तो l स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई, x स्क्वायर तो y स्क्वायर ऑलवेज रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर तो y स्क्वायर, आपको पता है दैट इज 25। ओके, अब जब आपने को x बढ़ाना है तो y कम हो जाएगा, ये बॉल आपकी ऐसे आ जाएगी, ये सॉरी लैडर आपकी ऐसे हो जाएगी, आपने इसको इधर पुल किया तो ये कम हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी। तो इन्होंने कहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से आप इसको यहाँ पुल कर रहे हो, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर। तो ये अभी इसको आप इधर पुल करोगे तो एक्स चेंज होगा ना, एक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स पता है बेसिकली, dx by dt पता है, ठीक है। ओके, how fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। भाई आपको बताना है कि अगर इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पुल किया जाएगा तो जो ये लैडर की हाइट है वो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कब, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, तो किसी एक टाइम पर, किसी एक मोमेंट पर, when x is equal to 4 meter, when the ladder is foot of the ladder is 4 meter away from the wall। ये बताना, कोशिश करिए। 1.5 चेक करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और भी लोग कैलकुलेशन करें भाई, ये आसान है। नहीं, ये तो कुछ और दिया। 1.5 चेक करो कैसे, क्या है गलती है। अंश बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। क्या कर रहा हूँ, करो, नहीं मुझे फाइनल आंसर चाहिए, इसमें आप कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। बोलो भाई मेहुल, क्या आएगा इसका आंसर। माइनस, हाँ माइनस में आएगा, बिल्कुल ठीक, मतलब दैट इज डिक्रीजिंग, कितना आएगा माइनस 0.0853। अरे अच्छा सेंटीमीटर में ही रखो, वो ठीक बता रहा है भाई। इसमें दिक्कत क्या है, अगर देखो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, ये रिलेशन तो ऑलवेज ट्रू रहेगा, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, d और dt ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d और dt ऑफ 25, ये बात ठीक है, इसी तरह यही किया था तुमने। अब भाई डेरिवेटिव d और dt ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, 2x dx by dt, y स्क्वायर क्या आएगा 2y divided by dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 25 डिग्री 0। डन है भाई, यहां से ये उसको उधर ले जाओ, y into dy by dt कितना आएगा, माइनस x dx by dt, तो dy by dt क्या आएगा, dy by dt आएगा बच्चों माइनस x अपॉन y dx by dt। ये रिलेशन आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y इक्वल टू माइनस x अपॉन y dx by dt। माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, अगर x इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज होगा, x अगर इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज होगा, ये माइनस साइन का इंडिकेशन है।
ठीक है ना। अगर dx by dt पॉजिटिव है तो dy by dt नेगेटिव है। अब बच्चों आपको dx by dt तो दिया गया, क्या दिया गया भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ x तो गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कब पूछा गया रेट ऑफ चेंज, व्हेन x इक्वल टू 4। एक बार बताओ, जब x 4 होगा तो y कितना होगा, 3। बिल्कुल ठीक है, x स्क्वायर पर y स्क्वायर इक्वल टू 25 में x अगर 4 है तो y आ जाएगा 3। व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 3। तो बच्चों अब सारी चीजें पता है, dy बाय dt आ जाएगा माइनस x कितना है, x है 4, y है हमारा 3 और dx बाय dt कितना है, dx बाय dt हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट y इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना। जब आपने लैडर के बॉटम को यहाँ पुल किया अवे फ्रॉम द वॉल तो जो अपर एंड है वो नीचे की तरफ आएगा और वो रेट ऑफ डिक्रीज कितना होगा, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें प्रॉब्लम क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो भी कांस्टेंट है, वो क्या रहेगा, वो ऑलवेज आपका कांस्टेंट ही रहेगा और वो उसी अकॉर्डिंगली रेट में चेंज नहीं पड़ने वाला। क्योंकि देखो x और y दोनों क्या है, ये दोनों क्या डिवाइड होना है तो सेम यूनिट होनी है। तो अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम आंसर आएगा। तो भाई देखो आप लोगों को अभी कुछ दिक्कत हो रही है, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं गौतम, ठीक है, लिखो। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. Find the rate of increase of its circumference. Rate of increase of its circumference. Circumference का rate of increase बताइए। देखते हैं। वन 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। पाई के टर्म्स में आंसर दिया, कोई बात नहीं, आपने पाई को चेंज कर दिया। 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। क्या इसमें कोई दिक्कत है दृष्टि, बताओ सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है बताओ, 2 पाई आर होता है। तो dc बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा, d और dt ऑफ 2 पाई आर, 2 पाई कांस्टेंट है तो आएगा dr बाई dt। dr बाई dt पता है कितना है, dr बाई dt कितना है, dr बाई dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी लेंथ ही तो है सर्कमफेरेंस, तो क्या आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन दिया था, एक सेकंड में, एक ज्यादा 2-3 सेकंड लगना था, ध्यान है भाई। तो आपको ये क्लैरिटी आ रही है ना कि एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया जाएगा तो दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज आपको बताना है, ठीक है। अब एक हम लोग लेते हैं जिसमें आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन यहाँ आता है। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है तो पहले समझ लो बच्चों, आपको क्या दिया जाएगा, कॉस्ट फंक्शन गिवन है। जैसे कॉस्ट फंक्शन गिवन है, कोई भी अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा भाई मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। द टोटल कॉस्ट in rupees associated with the production of x units of an item is given as 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000। ये गिवन है बच्चों कॉस्ट फंक्शन। देखो तब आप लोग देखो, जाकर कोई कमोडिटी कोई भी हम लोग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि भाई चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो वो कॉस्ट आएगी आएगी।
जैसे लैंड आपने परचेज किया, मशीनरी परचेज की है, जो आपने मैनेजर्स रख रखे हैं उनको सैलरी तो देनी नहीं। लैंड कॉस्ट का अगर लैंड आपने रेंट पे ली थी तो रेंट तो जाएगा ही जाएगा, प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। फिर क्या होता है कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है सेमी वेरिएबल होती है, कुछ कांस्टेंट रहती है, फिर आपकी वेरिएबल हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी में रहता है भाई कि एक आप क्या यूज करो चाहे ना यूज करो, कुछ कॉस्ट तो आपकी है, फिर पर यूनिट बदलती है। जो लेबर लगती है, एक तो होते हैं आपके एम्प्लॉय होते हैं भाई परमानेंट एम्प्लॉइज है, उनको तो आप सैलरी दोगे ही दोगे चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। लेबर जो होती है वो पर डे के अकॉर्डिंग हायर करते हो आप, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर हायर कर लिया तो आपकी कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। और जो रॉ मटेरियल यूज करोगे आप, मुझे ये मार्कर बनाना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाऊंगा उतने रॉ मटेरियल यूज होगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो एक्स नंबर ऑफ यूनिट, अब किसी भी कंपनी में अगर आप नो प्रोडक्ट, जो ये रिलेशन गिवन है, इसका मतलब है अगर x इक्वल टू 0 रख दोगे तो कॉस्ट 4000 आएगी, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो तो कॉस्ट क्या है, x 0 रखोगे तो कॉस्ट इतनी आएगी 4000। और ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है वेरिएबल है, मतलब x पर डिपेंडेंट है, x को बदलते जाओगे तो ये इतना पार्ट आपका चेंज होता रहेगा, ये हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी भी कोई प्रोडक्ट है उसकी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो x यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर करती है तो उसकी कॉस्ट आती है, इधर सुनो भाई, x यूनिट मैन्युफैक्चर करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, ये गिवन है, ये आपको ऑलवेज गिवन है। अब क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब समझो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब समझो भाई, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब अगर आपने 1000 यूनिट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ध्यान देना इस बात को, 1000 यूनिट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कोई कॉस्ट आ रही होगी। एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना हो, एक यूनिट, तो कुछ कॉस्ट में चेंजेस होंगे, जितनी भी कॉस्ट में चेंज आएगा, चेंज इन कॉस्ट, इफ यू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, तो जो चेंज इन कॉस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है डीसी बाई डीएक्स, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का भी यही मतलब है। डीवाई बाई डीएक्स मैंने बताया था, डीवाई बाई डीएक्स का मतलब होता है एक्स को अगर मैं एक यूनिट बदलूं तो वाई में कितना चेंज आएगा, वही होता है डीवाई बाई। तो अगर एक्स को एक यूनिट बढ़ाऊंगा, मैं एक यूनिट चेंज करूं तो टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला होता है, यही फार्मूला याद होना चाहिए, डीसी बाई डीएक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डीसी बाई डीएक्स पता कर लो। कल क्वेश्चन नंबर आपका था 15, पेज नंबर 198, पेज नंबर 198 में, पेज नंबर 198 में क्वेश्चन नंबर 15 था। और बच्चों एट व्हाट, कब पूछा गया था मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, मतलब 7 यूनिट x दिया है, मतलब किसी एक लेवल पर आपको मैंने बताया था ना, अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो तो उसके एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो dc by dx when x is equal to 7, ये पूछा गया 17, अच्छा सॉरी, x is equal to 17 है, मैं नीचे वाला पढ़ रहा था। तो भाई dc by dx पता करना था when x is equal to 7, तो कुछ नहीं करना था, c का फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएशन आता है, dc by dx आ जाएगा और फिर x is equal to 17 रख दोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू पूछा जाता है, रेवेन्यू जानते हो आप, x यूनिट्स को सेल करने पर जो आपको पैसा मिल रहा है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब, आपको रेवेन्यू फंक्शन दिया रहेगा, वो डिपेंड करेगा कितनी यूनिट्स आप बेच रहे हो, रेवेन्यू फंक्शन आपको दिया रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू अगर पूछा जाए तो dr बाई dx, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, dr बाई dx। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बताइए और मार्जिनल कॉस्ट बताइए। ये क्लियर हो गया भाई, ओके है। तो डी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बेटा, फार्मूला आप पढ़ लो, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला होता है डीसी बाई डीएक्स। मीनिंग समझ लो, एक जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो 100 यूनिट आप बना रहे हो, एक यूनिट और बनाने में कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, एक एडिशनल यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट में चेंज आएगा, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं, वो चेंज इन कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। डन बच्चों, ये जो यूनिट है इसको फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो आप लोग, डिफरेंट, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी बताना है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ द अदर रिलेटेड क्वांटिटी इज गिवन टू यू। जैसे आपने कहा था मार्जिनल कॉस्ट की जो आप बेस करते हैं प्रोडक्शन का, वो उसमें 1 यूनिट आप बढ़ाते हैं। ये तो एक आपने एग्जांपल दिया ना 1 यूनिट बढ़ा, ये भी आप ये भी कर सकते हैं 2 यूनिट बढ़ाना है, 3 यूनिट। नहीं नहीं नहीं, ऑलवेज एक जैसे मैंने देखो मेरी कॉस्ट है, यहाँ समझना, जैसे इधर सुनो भाई, दीवान दीवान इधर सुनो। अब जैसे मेरी कैपेसिटी है 25 स्टूडेंट्स की, ठीक है, मेरी एक कॉस्ट आ रही है, यहाँ पर मैं रेंट पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहा हूँ, और जो टीचर है उसकी टीचर की कॉस्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे यहाँ 26 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, वो मैं बैठा नहीं सकता, मुझे एक रूम और लेना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि एक यूनिट अभी अब मुझे बढ़ाना है, तो पूरा का पूरा सेटअप ही बदलना पड़ रहा है, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है। तो एक जो आपका लेवल, जैसे मान लो 24 एडमिशन है, 25th ने एडमिशन ले लिया, मेरी कोई कॉस्ट नहीं बढ़ गई, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, 0 हो गई। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन वहां हो रहा है, उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर एक यूनिट अगर मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूं, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करूं, तो अगर मेरी कॉस्ट में जितना चेंज आएगा, that change in cost is called as marginal cost। ये है इकोनॉमिक्स में, आप लोग पढ़ते होंगे सर, नहीं? अच्छा, अब बच्चों क्या है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों ने स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट पता किए हैं, तो कैलकुलस कैसे हेल्प करता है कोई भी रूट पता करने के लिए, वो समझना है, ठीक है। जैसे आपको 20, 29, 28, 26, मैंने कहा 26 का स्क्वायर रूट बताओ, 26 का स्क्वायर रूट बताओ, तो भाई आपको एक क्वांटिटी 25 ध्यान से सुनो, 26 का स्क्वायर रूट पता करने के लिए तो या तो आपके पास 8th क्लास में कुछ बताया गया होगा, कुछ आप स्क्वायर रूट बता देते हो, मैं कहूंगा 27.3 का स्क्वायर रूट बताओ। तो कैलकुलस को कैसे यूज करोगे इस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, जो भी बताना है। अभी आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो किसी भी क्वांटिटी का कोई भी रूट पता कर सकते हो, ठीक है। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 5th रूट, 10th रूट, जो भी निकालना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस, क्योंकि वो जो आपने 8th क्लास में मेथड सीख रखा है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब समझना, ये पहले तो वो फार्मूला कहाँ से आया है जो हम लोग यूज करेंगे, और फिर उसको यूज कैसे करना है, वो दोनों चीजें समझनी। आपने कहा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, पहले तो देखेंगे y क्वांटिटी है जो x पर डिपेंडेंट है। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ध्यान से समझना क्योंकि 5 मिनट्स में ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसको यूज ही करना है आपको। अगर y डिपेंड्स ऑन x, और एक रिलेशन पता रहेगा कि y और x का डिपेंडेंस कैसे है, रूल पता रहेगा, जैसे y इक्वल टू रूट x, y इक्वल टू x की पावर 1/3, वो y का वेरिएशन x के साथ में दिया रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं x को चेंज करूंगा तो y भी चेंज होगा। x को अगर मैंने चेंज किया बाय द अमाउंट डेल्टा x में थोड़ा चेंज, डेल्टा x का मतलब है कि x को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। x को मैं चेंज कर रहा हूं बाय द अमाउंट डेल्टा x, तो y में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो y में जो भी चेंज होगा उस चेंज को मैं डेल्टा y से डिनोट कर रहा हूं। तो y फाइनली कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। अगर x कितना हो गया है, x प्लस डेल्टा x, ठीक बात है भाई। ये मैंने इक्वेशन 1 लिखा और इसको इक्वेशन 2 लिखा, 2 में से 1 को मैंने माइनस कर दिया, 2 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया, तो भाई डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y माइनस y आ जाएगा, तो डेल्टा y आ जाएगा। 2 में से अगर मैंने फर्स्ट को माइनस किया तो डेल्टा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, मतलब डेल्टा y इक्वल टू कितना आ गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x आ गया। यहां से f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना हो गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो गया, f ऑफ x को इधर ले आओ, f ऑफ x प्लस डेल्टा y। देखो भाई ये मेन रिजल्ट है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना हुआ, f ऑफ x प्लस डेल्टा y। अब बच्चों आपको पता है कि जो डेल्टा y बाय डेल्टा x होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाय dx। डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है, अप्रोक्सीमेटली dy बाय dx ही तो है, dy बाय dx, तो डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y को लिख सकते हैं dy बाय dx इनटू डेल्टा x।
और dy बाय dx है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, वो f डैश x, मतलब f डैश x इनटू डेल्टा x। तो बच्चों यहां पर इसी वाले फार्मूला में मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा y, कितना है भाई, डेल्टा y है f डैश x इनटू डेल्टा x, f डैश x इनटू डेल्टा x। बच्चों ये एक फार्मूला है जिसको हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखो भाई, f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना आया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x का फार्मूला बन के आया f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x। अब आप इस फार्मूला को याद रखें, पहले नोट कर लो, मेल तुम थोड़ी देर के लिए खो गए, इस जैसे तुम खो गए थे वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ देख लिया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। बस सुनो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है, dy बाय dx लिखो या डेल्टा वाई बाय, मतलब हम इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाय dx, तो यहाँ से डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, dy बाय dx इनटू डेल्टा एक्स, dy बाय dx क्या है बेसिकली f डैश x, तो डेल्टा वाई क्या हो गया f डैश x इनटू डेल्टा x। तो भाई डेल्टा वाई की जगह में ये डेल्टा वाई की जगह में क्या लिख दिया जा रहा है, f डैश x इनटू डेल्टा x। तो देखो फाइनली क्या आ गया, ये f डैश x, ये f ऑफ x प्लस डेल्टा इज इक्वल टू f ऑफ x को लिखा है, डेल्टा वाई कितना हो गया f डैश x इनटू डेल्टा x। सो फाइनली जो आपको ये फार्मूला मिला f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x, ये याद रखना। इसको मैं यूज करूंगा किसी भी नंबर का कोई भी रूट पता करने के। अब बात आएगी इसको यूज कैसे करेंगे, मैंने कहा रूट ऑफ 26 बताओ, 49.8 का स्क्वायर रूट बताओ, 27 का स्क्वायर रूट बताओ, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी बताना हो, तो जो भी रूट बताना है उसके अकॉर्डिंग आपको फंक्शन खुद डिफाइन करना है। जैसे अब ध्यान देना भाई, दो लाइन, अभी तुमको कुछ बातें पता तो है, कहाँ पढ़ा है, कुछ तो पता है, हाँ अभी बताता हूँ। अब एक लाइन सुनना भाई, इधर मेहुल बीच में बात नहीं करना। अगर आपको रूट 26 बताना है तो फंक्शन खुद डिफाइन करो। फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे, लेट f ऑफ x इक्वल टू रूट x। अगर मान लो 26 का क्यूब रूट बताना है तो फंक्शन क्या डिफाइन करोगे, x की पावर 1/4। अगर आपको 26 का फोर्थ रूट बताना है तो f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/4। ये काम आपको खुद करना है। मुझे रूट 26 करना था, मतलब 26 का रूट स्क्वायर रूट पता करना है, तो लेट f ऑफ x इक्वल टू रूट x। अब सुनना आगे की बात, फंक्शन आपने डिफाइन किया तो f डैश x निकाल पाओगे क्या, हाँ इसका डेरिवेटिव तो पता है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, बिल्कुल f डैश x निकाल के रख लो। अब क्या करना है बच्चों, जिस नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है उस नंबर को आप x प्लस डेल्टा x लेंगे। जिस नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है उसको क्या लेंगे, x प्लस डेल्टा x। और x का सिलेक्शन आपको खुद करना है। x क्या लेना है, 26 के आसपास का कोई नंबर ऐसा होगा जिसका स्क्वायर रूट पता होगा, वो x लेना है। तो डेल्टा x कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, डेल्टा x यहीं से मिल जाएगा। अब बच्चों अगर f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x है तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना आएगा, f ऑफ x अगर रूट x है तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होगा, रूट x प्लस डेल्टा x। क्लियर है ना, f ऑफ x अगर रूट x है तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब डेफिनेशन सुनो, आपने कहा है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे फंक्शन के लिए क्या हो गया, रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये होगा। f ऑफ x कितना है, रूट x, f डैश x कितना है 1/2 रूट x इनटू डेल्टा x। सारी क्वांटिटीज आपको पता होंगी भाई, x प्लस डेल्टा x क्या है 26, x कितना है, फिर 1/2 रूट 25 इंटू डेल्टा x भी पता है 1। कैलकुलेशन करिए, रूट 25 कितना है
प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक बात है। तो कितना आ गया भाई 5 प्लस 1/10। 1/10 कितना होता है 0.1 होता है। तो आंसर क्या आया अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ गई बच्चों 5.1। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया है तो मैं एक कोई ऐसा नंबर लूंगा जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना होगा। अभी आपको पूरा आंसर कैलकुलेट करके बताना है। जल्दी लिखो अप्रोक्सी आएगा रूट। अभी भाई एक क्वेश्चन है आप आंसर बताना 49.5 का स्क्वायर रूट बताइए। कर लो अभी फोर्थ रूट और क्यूब रूट की भी बात करेंगे। कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग। दृष्टि 49.5 का स्क्वायर रूट देखो कुछ भी नहीं बेटा अभी सब लोग बराबर थे। थोड़ी देर पहले तक तो इनको किसी को चीज नहीं पता थी। 49.5 का स्क्वायर रूट पता करिए। स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 49.5 स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 बताया। जल्दी भाई आंसर एक्यूरेट डेसिमल में बताना है। 6.4 का मैं चेक कर लेता हूँ। 7 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। यस 2 तक ही बता दो। नहीं ये तो बहुत दूर है। 7.16 नहीं 7.155 नो 7.0 यस हाँ 0 नहीं है 7.015 नहीं 7.0 के बाद कुछ नंबर आएगा 03 और आगे बताओ। एक और ये एक्यूरेट बता रहे तुम लोग भी ट्राई करो भाई सब कुछ। कितना कितना 3 ट्राई से तक बताओ। 7.06 करेक्ट 7.035 गुड। भाई देखो कुछ बच्चों ने कैलकुलेशन नहीं किया है और भाई अभी तो मैंने सिमिलर क्वेश्चन दिया था रूट वाला ही दिया था कुछ कैलकुलेशन में चेंजेस ही नहीं करने थे। एक्स बताओ देखो भाई एक्स कितना था एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना था इसी में चेंजेस कर लेते हैं। आपको फंक्शन यही रखना था एफ डैश एक्स यही रहेगा कोई चेंज नहीं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यही रहेगा सिर्फ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज करना था 49.5 और x आपको सेलेक्ट करना है x आएगा 49 तो डेल्टा x आएगा 0.5। ये सब कुछ तो सेम है रूट फंक्शन लिया था। तो बेटा अब क्या करना था यहां पर ही चेंजेस कर दो यहां पर चेंजेस कर देते हैं और सब कुछ वही रहेगा। अब बच्चों यहां चेंजेस करोगे तो क्या आएगा रूट 49.5 इज इक्वल टू रूट 49 तो 1/2 रूट 49 और डेल्टा एक्स है 0.5। भाई कैलकुलेशन दूसरे से दिए जाएंगे तो आपको ये वाला पता है तो आप डेसिमल के 2 प्लेसेस तक तो जरूर निकालना था। ये आएगा 7 1/2 इंटू 7 इंटू 0.5। अब आपको ये कैलकुलेशन करना था बच्चों कैलकुलेशन करना था तो 7 प्लस 0.5/14 तो 7 प्लस 5/140 कर देना था और आपको पता चल जाता क्या आना चाहिए। अब भाई एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है लास्ट क्वेश्चन। हाँ जो 7.035 ऐड कर दिया 14। चलो आप करना है इसके बाद
15, अब क्वेश्चन है भाई 15 की पावर 1/4 बताओ, 15 की पावर 1/4, फोर्थ रूट आप बताना है 15 का, ये कैलकुलेशन करना है 15 की पावर 1/4। फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे आपको आइडिया होना चाहिए, x की पावर 1/4, लेट f of x is x की पावर 1/4। भाई आपस में खुद ही करो, इसमें कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, और कैलकुलेशन में वो लेट हो जाओगी, इसलिए जल्दी खुद करो। बेसिक दिमाग को थोड़ा सा जो है ना परेशान करो, बिल्कुल बचा के रखती है, यूज नहीं होना चाहिए। x माइनस डेल्टा x नहीं, डेल्टा एक्स कैन बी माइनस, डेल्टा एक्स नेगेटिव हो सकता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस में आ सकती है। एक्स आपको लेना है इसके नियरेस्ट ऐसा नंबर जिसका फोर्थ रूट पता हो, ऐसा कोई नंबर ढूंढो इसका फोर्थ रूट पता हो। 16 का फोर्थ रूट क्या होता है? 2। तो हो सकता है आसपास का वैल्यू बोला है मैंने, डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा कि डेल्टा एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आए। एक्स आपका 16 हो गया तो डेल्टा एक्स आपका -1 हो गया, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स 15 हुआ। बेटा जिस नंबर का रूट निकालना है वो x प्लस डेल्टा एक्स है, x प्लस डेल्टा एक्स तो है 15। आपको 15 के आसपास का कोई नंबर लेना है जिसका ये वैल्यू पता हो। 16 की पावर 1/4 पता है, तो x हो गया हमारा 16, x अगर 16 हो गया तो डेल्टा x हो गया -1। अब कैलकुलेशन करिए, ध्रुव बैठना नहीं है, कैलकुलेशन करना है। ये वेट करता रहता है कि कोई आंसर बता दे। अब बेटा सारे आंसर तुम्ही से पूछूंगा। पढ़ाई कर लो कुछ, 3 घंटा बताओ बैठती हो, कुछ सीख के जाया करो, और ये जिम उम्मत क्या करो यहाँ पर दे दो। 1.875। अरे बेटा अच्छा यार, बहुत जल्दी आंसर बताया तुमने। 6.4। अब एक मिनट, आप वेदांत का आंसर तो देवांग का आंसर तो देख लो। हाँ क्या बताया बेटा, कौन सा दिया था मैंने? ये दिया था 6, फर्स्ट का 6, 1.9 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। नो, हाँ तो डिवाइड करो 1.969। 1.969, 968 दिया है, मुझे लगता है 969 भी करेक्ट। हाँ गुड। कितने बच्चे ऐसे थे वो सर, मैं यहाँ अपनी दिमागी मेहनत से बहुत कर रहा हूँ, कैलकुलेटर यस वो बता दिया इसने बिना कैलकुलेटर के, अश्मित ने 968। कैसे होगा? कैसे होगा बता देता हूँ। देखो सुनो, पहले तो बेटा क्या करना है कि फंक्शन डिफाइन करना है, वो तो काम आपको कर लेना है। फिर इसके बाद f डैश x बताओ, तुम इसका डेरिवेटिव बताओ इसका। हाँ 1/4 -1, ठीक है। तो 1/4 x की पावर कितना आएगा? -3/4। क्यों मतलब 1/4 x की पावर 3/4, ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपको पता है x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू x की पावर 1/4 प्लस 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x। ये तो फार्मूला से मैंने वैल्यू रखा है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा। ये हो गया ना। अब आपको बच्चों यहाँ पर x प्लस डेल्टा x तो 15 लिया है, और x कितना है 16, 1/x दिया 16, और डेल्टा x है -1। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का रोल आएगा। कैलकुलेशन का रोल क्या आएगा? आपने 9th क्लासेस में थोड़ा कैलकुलेशन किया था इस तरह का। क्या किया था? देखो 16 को लिखो 2 की पावर 4, 16 को क्या लिखो 2 की पावर 4 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x -1। तो ये 2 की पावर 1 हो गया, 2 हो गया।
1/4 ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8 आएगा इंटू -1 तो 2 - 1/32 2 - 1/32 कितना आ जाएगा 64 - 1/32 63/32 अब डिवाइड करना था तो इसको डिवाइड करके डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मिनिमम बताया करो बच्चों। ये वाला पार्ट इसलिए मैंने बताया है कि ये कैलकुलेशन में हेल्प करता है, कहीं कहीं आप वो वाले मेथड नहीं यूज कर पाते हो, वहां पर हम ये मेथड यूज करते हैं। वैसे तो अब देखो आपको पता चला, इधर सुनना बाद में भाई, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कैलकुलस इतना ही था आपका, जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में इतना ही रखा गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, जो डिलीटेड होंगे वो आप छोड़ कर रखेंगे। मतलब यहां पर क्या, रेट मेजरमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पहला, उसके बाद में अप्रोक्सीमेशंस जो अभी बताया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये है एओडी। सिमिलरली आप पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, और इंटीग्रल कैलकुलस में जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा है वैसे इंटीग्रेशन, एओआई मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्ट आपकी मैथमेटिक्स का अप्रोक्सीमेटली 45%, 12th की मैथमेटिक्स का अप्रोक्सीमेटली 45% यही है। तो इसका आपने 50% पढ़ लिया। अब 50% आपको 3 क्लासेस में इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। तो कल से बच्चों जितने लोग हैं जो सेकंड बुक लेकर के आएंगे, फर्स्ट बुक हम क्या कर रहे हैं वो मैं शुरू से पढ़ाऊंगा बेटा। 11 में इंटीग्रेशन नहीं था, 11 में इंटीग्रेशन नहीं था, बिल्कुल सब लोग इक्वल है, नहीं मैथ्स में नहीं था बेटा, सब लोग इक्वल लेवल पर हैं। कुछ लोगों को थोड़ा इंटीग्रेशन आता होगा, कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूं। तो करना यह है कि जितना भी घर में चलो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, यहां जरूर पढ़ते रहना। मैं क्या कर रहा हूं, इवनिंग में, आज नहीं कल से जितने भी, जैसे अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, इवनिंग में मैं इन्हीं चैप्टर्स को, जिन बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो बताता रहूंगा, वो इवनिंग की क्लासेस अपना अटेंड करें, ठीक है ना। और मॉर्निंग में आपका सिलेबस होगा, और कुछ बच्चे जो रह जाएंगे उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, उनको फिर से पढ़ा देंगे। नहीं वैसे इवनिंग में मैथ्स की क्लास होती है, आज नहीं होगी क्योंकि टेस्ट है इनका, बट मुझे अगर नहीं जाना होगा